सगळ्यांना नमस्कार. मैं मोहित सोमन, मुंबई तरुण भारत बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। और आज हमारे साथ खास मेहमान है जिनका नाम है विजय नैनानी। बेसिकली वो लेग वर्क शूज के ओनर है और उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट एस्टेब्लिश करके अपना खुद का एक ब्रांड बनाया, अपनी खुद की एक पहचान बनाई है। और उन्होंने ई कॉमर्स कॉमर्स के जरिए एक इन्वेंशन लाने की कोशिश की कि क्वालिटी प्रोडक्ट कम दामों में कैसे अवेलेबल हो। इसके बारे में उन्होंने बहुत कोशिश की। इसलिए आज हमारे साथ वो मौजूद है और हम उनके साथ बात करने वाले। तो नमस्कार विजय जी। अ, नमस्ते शुरुआत में जी। शुरुआत में मैं जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसा सोचा आपने लेग वर्क के बारे में? सो जर्नी तो काफ़ी पुरानी है। स्टार्ट हुई थी 2015 में, जब मैंने फर्स्ट टाइम, नॉट शूज़ बट मैंने फर्स्ट टाइम ई कॉमर्स पे कुछ करने की कोशिश करी थी। और मैंने मेरे किसी रिलेटिव से जुड़ के, उनका क्लॉक्स का बिजनेस हुआ करता था, और मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे घड़ियां बेचने की कोशिश करी थी, जो कि काफ़ी फेल्ड स्टार्टअप रहा। स्टार्टिंग इनिशियल डेज है मेरे लिए। फिर 2016 में मैं एक बेकरी के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बना, जयपुर टेरिटरी के लिए, और वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी शुरू हुई। मैंने मेरे घर से ही वो बिजनेस स्टार्ट किया था। 55,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था उसमें, जो मेरी नानी ने मुझे दिया था एक्चुअली में। वहां से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ और वो ग्रो होता गया। तो मेरा 4 BHK का घर है जयपुर में। वो धीरे धीरे एक रूम से शुरू होके पूरा घर भर गया। फिर उसको मैंने एक वेयर हाउस रेंट करके उस बिजनेस को और एक्सपैंड किया, एक्सटेंड किया। मेरे फादर तब चाइना में काम करते थे, और मेरा ये हमेशा से गोल था कि मुझे इनको उनको इंडिया में ही सेटल करना है, और वो एक काफ़ी बड़ा एक इंस्पिरेशन था मेरे मेरे लिए कि उनको वापस बुलाना है। तो उस बिज़नेस को मैंने उस तरीके से एक्सपैंड किया, और 2017 अगस्त में मेरे फादर ने भी मुझे आके वापस ज्वाइन कर लिया इस बिज़नेस के अंदर। फिर 2018 में मेरे एल्डर ब्रदर भी हैं, वो स्टेपल्स यूएसए करके कंपनी के लिए काम करते थे, और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और उन्होंने भी 2018 में इस बिज़नेस को जॉइन किया, और अभी ये फैमिली लेगेसी हमारा एक बिज़नेस बन गया है, जिस कंपनी का नाम है एक्सेलरेटर्स ईटेल प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी स्टार्ट मैंने 2016 में करी थी। अभी उसका रेवेन्यू कुछ 25 करोड़ रुपीस का है, और वो ई कॉमर्स इनेबलमेंट और फुलफिलमेंट का बिजनेस करती है। मैं उसमें मेरे मेरे फादर और ब्रदर वो कंपनी अब रन करते हैं। बट वो मेरा फर्स्ट एंटरप्रेन्योर बिजनेस था, और वो कंपनी बेसिकली कॉर्पोरेशंस को और स्टार्टअप्स को हेल्प करती है ऑनलाइन सेलिंग के अंदर, कि आप कैसे फ्रॉम आपकी लिस्टिंग बनाने से लेकर आपके ऑर्डर फुलफिलमेंट तक वो सारा बिजनेस वो हमारी कंपनी करती है। और काफ़ी रिनाउंड क्लाइंट्स हैं। रेमंड ग्रुप के साथ हम काम करते हैं, परनॉट रिकार्ड के साथ हम काम करते हैं, यूनाइटेड ब्रूरीज के साथ हम काम करते हैं। ऐसे लगभग 50 कंपनी के साथ हम उसके अंदर काम करते हैं एज अ एक्सक्लूसिव ई कॉमर्स डिस्ट्रीब्यूटर। अब क्योंकि मेरी ई कॉमर्स जर्नी शुरू हो गई थी, ई कॉमर्स पे मैं एक्सप्लोर कर रहा था, जितने भी ब्रांड्स का मैं ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर तब तक बना था, मैंने उन सबको ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया था। सो उस इन बिटवीन ही मेरे एक रिलेटिव थे, मिस्टर हीरू। उनका फुटवेयर का बिजनेस था, और मैं बचपन से ही काफी है ना, शूज में बहुत ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहा है। पहले इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, बट जब बिजनेस सक्सेसफुल हुआ तो व्हेन आई एक्चुअली पैसे का एक्सेस मिला, तो मैंने काफी सारे जूते खरीदे भी जो मुझे खरीदने थे। बट 2018 में मेरे रिलेटिव थे एक मिस्टर हीरू, उनका फुटवेयर का काम था आगरा के अंदर, और उन्होंने मुझे रीच आउट किया कि आप मुझे हेल्प करिए, आप ऑलरेडी ई कॉमर्स कर रहे हैं और मेरा ऐसे ऐसे ब्रांड है और मुझे भी इसको ऑनलाइन बेचना है। और मैंने बिना किसी सोचे समझे आई इंस्टेंटली सेड यस, कि मुझे करना है ये तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। और मैंने उनके साथ उनका, लेकिन मास फैशन वाला ब्रांड था, कि वो 700 रुपए तक के एवरेज ऑर्डर वैल्यू पे करके जो ट्रेंडी फुटवेयर प्रोडक्ट्स होते हैं वो बेचना चाह रहे थे। और वहां से मुझे एक एंट्री मिली फुटवेयर के अंदर, और मैंने उनका ब्रांड बेचना शुरू किया। 6 महीने हमने वो रन किया उस ऑपरेशन को, काफी सक्सेसफुल भी था वो। मतलब ऑन अ गुड डे 50,000 रुपए के ऑर्डर भी आ जाते थे विद इन सच सच शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ओनली। बट लेटर ऑन उन्होंने डिसाइड किया कि उनको ये कंटिन्यू नहीं करना है। बट तब तक मुझे एंट्री मिल चुकी थी इन दिस इंडस्ट्री के अंदर, मैं समझ चुका था हाउ वाज द प्रोसेस वर्किंग, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट एज वेल। तो मैंने उनसे बोला ठीक है, आपको तो नहीं करना है इस, बट आई हैव सम कंसेप्ट, तो आप अपने रिसोर्सेज और अपने कॉन्टैक्ट्स मेरे साथ अगर शेयर करेंगे तो मैं ज़रूर कुछ करना चाहूँगा। और वहीं पे मुझे मेरे फर्स्ट एम्प्लॉय से उन्होंने मिलवाया, जिसका नाम है मिस्टर सनी, और वो 10 साल से इस फुटवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और मैंने तब उनको हायर किया, और हम बहुत सारी फैक्ट्रीज में वो मेरे को लेके गए, जो कि सब हाई एंड फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज थी। और बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, बट इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फुटवेयर का मैन्युफैक्चरर है।
जो भी, और इंडिया बहुत सारे टॉप ब्रांड्स के लिए फुटवेयर बनाता है, बट जो भी हमारा सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट होता है ना, वो इंडियन मार्केट में कभी आता ही नहीं, वो सब एक्सपोर्ट हो जाता है, वो यूरोपियन कंट्रीज खरीद लेते हैं क्योंकि वहां पे उनका बायर ज्यादा है। तो मैं काफी सारी इस तरीके की फैक्ट्रीज में गया, बट मैंने देखा कि जो भी शूज ये बना रहे हैं, जो भी इनके कैटलॉग्स हैं, ये सब कॉमन है, ये हर कोई ब्रांड कर रहा है। अगर मुझे एक ब्रांड क्रिएट भी करना है यहाँ पे, तो उसकी कुछ आइडेंटिटी होगी, कुछ तो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करनी पड़ेगी। जैसे हर स्टार्टअप का एक मकसद होता है कि वो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ऐसे विदाउट एनी उसके अगर आपके पास कोई ड्राइवर ही नहीं होगा, तो आप कैसे उस चीज को आगे ले जाएंगे? नहीं तो शूज तो सबको ही बना रहा है आज के टाइम पे। अब मैं काफी सारी फैक्ट्रीज में गया, फॉर्मल शूज बनाने वाली फैक्ट्रियां थी, स्नीकर बनाने वाली फैक्ट्रीज थी, कैजुअल शूज वाली थी, लेडीज बूट्स वाली थी, और सब फैक्ट्रियां अलग अलग होती हैं कि फॉर्मल शूज एक ही फैक्ट्री बनाती है, स्नीकर एक तरीके की फैक्ट्री बनाती है। हम काफी सारी 20-30 फैक्ट्रीज मैंने उनके साथ विजिट करी, बट विजन क्लियर नहीं था कि ब्रांड एक्चुअली में करेगा क्या, व्हाट प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे। अंटिल वन डे मैं जयपुर में ही था और मुझे एक वेडिंग में जाना था। और तब एक जैसे कि वेडिंग में हर कोई एक टक्सीडो सूट, एक प्रॉपर सूटेड अप, मैं रेडी हुआ। और मुझे फुटवेयर में मेरे पास एक पेटेंट लेदर के ऑक्सफोर्ड शूज थे। मैं उनको पहन रहा था और मुझे तभी स्ट्राइक हुआ कि अब मैं इनको पहन तो रहा हूँ, बट ये 1 घंटे में मेरे पैर दर्द करने वाले हैं, क्योंकि फॉर्मल शूज बने ही उस तरीके से है। और दैट्स व्हेन द आइडिया स्ट्राइक मी कि यार फॉर्मल शूज इतने एलिगेंट लुकिंग होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं, इट्स लाइक अ वेरी यूजुअल पार्ट ऑफ योर लाइफ, वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, कि आपको किसी भी फंक्शन में जाना है तो आपको रिप्रेजेंटेबल लगना है। मे बी आपके नाइकी सबसे कंफर्टेबल जूते होंगे, बट वो आप एक सूट के नीचे नहीं पहन सकते। आप अगर आप प्रॉपरली फॉर्मली ड्रेस है, तो आप स्नीकर पहन के कहीं भी जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि डॉर्की आदमी है, ये एक ऐसे ही चल रहा है केवल उसके लिए। तो मैंने तब वहां से वो आइडिया ओरिजिनेट हुआ कि इस तरीके का कुछ करते हैं, और मैंने मेरे अंकल को एक्सप्रेस किया कि मैंने ऐसा कुछ सोचा है और मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। सो वो पहले तो बोले कि ये थोड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि ये दोनों इंडस्ट्रियां ही अलग हैं। फॉर्मल जूते बनाने वाले कारीगर अलग होते हैं, फैक्ट्री अलग होती हैं। कैजुअल स्नीकर जूते बनाने वाले कारीगर अलग होते हैं, फैक्ट्री अलग होती हैं। बट हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत टाइम से और कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है। फॉर्मल शूज वही सेम हील के साथ 18th सेंचुरी में इन्वेंट हुए थे, और तब से अभी तक मैन वही पहनते जा रहे हैं, और कोई इनोवेशन ही नहीं हो रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। देन उन्होंने मुझे कुछ फैक्ट्रीज के बारे में और बताया। अब मैं जिन जिन फैक्ट्रीज के पास गया, सबने मुझे मना कर दिया, बोले ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज है, आपको आइडिया नहीं है, आप समझ रहे नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से करना। अनटिल जो मेरे एम्प्लॉय थे सनी, उन्होंने एक फैक्ट्री के ओनर को और डिजाइनर को कन्विंस किया कि हम रिसोर्स पे पैसा लगाने के लिए तैयार है, हमारे को ये एक्सपेरिमेंट लेकिन करना है, हमको ये दोनों इंडस्ट्रीज को साथ में जोड़ना है। हमको चाहिए कि एक जूता जो बाहर से ऑक्सफोर्ड फॉर्मल दिखे, लेकिन वो कंफर्ट स्पोर्ट शू वाला दे, ताकि एक आदमी उसको 10-12 घंटे आराम से पहन पाए। और उन्होंने बोला ठीक है, अगर आपको करना है तो आई विल गिव यू माई रिसोर्सेज, मेरी फैक्ट्री आपके डिस्पोजेबल पे, आप इस पर रिसर्च करो, आपको जो करना है। एंड तब हमने स्टार्ट किया है इसको करना। लगभग पहले हमने कुछ 20 एक सैंपल्स बनाए, जो कि सबके सब खराब हो गए, क्योंकि कहीं पे सोल ही नहीं चिपक रहा था अपर पे, बिकॉज लाइक सब कह रहे थे कि दोनों अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, आप मिक्स करने की कोशिश मत करिए। तो जूता तो बन के सामने आ गया, देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बट अगर आपने उसको 3 दिन लगातार पहना तो उसका सोल ही अलग हो जा रहा था। ये लाइक ओके, ये तो टेक्निकल चैलेंजेस है बहुत ही बड़े, बट हम वहाँ पे हम रुके नहीं। हम और सैम्पलिंग करते गए करते गए करते गए। लगभग हमने 80 से 100 जूते हमने इस तरीके से सैम्पलिंग में खराब किए, अंटिल हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ, जो कि सस्टेन कर सकता था, जो कि अब लंबा टाइम चल सकता था। और वो हमने जो ये 80 सैंपल बनाए, हमने सब में चेंजेस किए, क्योंकि जूता बनाने का केमिकल एक अलग होता है, उसको बॉन्ड करने का, हमने उस केमिकल में चेंजेस किए। हमने उसको अलग अलग टेम्परेचर्स पे हीट किया जब हम उसको बॉन्ड कर रहे थे। तो हमने इस तरीके के बहुत सारे टेक्निकल छोटे छोटे चेंजेस करे, जब तक हम एक फाइनल प्रोडक्ट पे आके पहुंचे कि ये अब ये प्रोडक्ट है, कि ये फिट है, इसको हम ले जा सकते हैं मार्केट में, और हम किसी को बेचेंगे और उससे पैसा लेंगे तो उसका वर्थ फॉर मनी होगा, कि ये प्रोडक्ट खराब नहीं हो जाएगा कम पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही। और उसी समय पे मैं ब्रांड के नाम के बारे में भी साथ साथ में सोच रहा था कि इसका नाम क्या रखा जाए। और जैसे कि अब फुटवेयर इज अ वेरी इटालियन थिंग, मतलब इटालियंस आर द बेस्ट शू मेकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। सो जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारे इटालियन नाम आ रहे थे कि इसको ये नाम दे देते हैं, इसको ये इटालियन इंस्पिरेशन से कोई फ्रेंच नाम दे देते हैं, कोई इटालियन नाम दे देते हैं। बट जब वो फैक्ट्रीज में मैं इतनी सारी घूमा, और मैंने ये रियलाइज किया कि एक जूता बनाने में अपन तो जाके एक स्टोर से खरीद लेते हैं, बट जो उसके पीछे की पूरी मैथ है,
उसमें इतनी बड़ी वर्क फोर्स इन्वॉल्व है, उसमें इतने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं कि इसको मेहनत और लेगवर्क के अलावा कुछ और कहा नहीं जा सकता। तो दैट्स वेयर द नेम आल्सो केम फ्रॉम, कि इसको लेगवर्क बोलेंगे, समथिंग दैट इज बोरिंग एंड टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डू। सो जूता बनाना इज एक्चुअली वेरी बोरिंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्चुअली मुझे लेग वर्क से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐसा लगा कि आपने एज ए एंटरप्रेन्योर आपने स्टार्ट किया होगा तो आपको बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ा होगा और काफी एक सेगमेंट ऐसा है कि जो वो प्रीमियम जूते पहनते हैं और एक सेगमेंट ऐसा भी है कि वो 1000 तक 1500 तक लेते हैं। जी। तो आपने ऐसा कौन सा इन्वेंशन किया है कि ये दोनों का बैलेंस किया है या कोई अपना निश एक ऑडियंस बनाया है, आपने क्या किया एग्जैक्टली? सो हमने बेसिकली एक हाइब्रिड ड्रेस शू क्रिएट किया। ये इस तरीके का फुटवेयर आज तक फॉर्मल फुटवेयर इंडस्ट्री में नहीं देखा है। अगर आपने मार्केट में जाके आप जूते पहनेंगे भी ना, तो वो बहुत ही कैजुअल साइड पे चले जाते हैं। कोई भी आपको वो पूरा ड्रेसअप नहीं आप उसके साथ हो सकते, कि अगर आपने वो जूता पहना जिसका सोल वाइट है, मे बी लेदर का अपर है, तो आप कैजुअल साइड पे चले जाओगे। जो हमने इन्वेंट किया, वो हमने इन्वेंट किया कि ट्रेडिशनल ड्रेस शू, जो ऑक्सफोर्ड जूता होता है, उसको हमने स्नीकर बनाया कि वो दिखने में बाहर का एक्सपोर्ट शू का देगा। बेसिकली जो हमारा इंटरनल कंपनी में इसका टर्म है, वी कॉल देम एथलेटिक इंस्पायर्ड ड्रेस शूज। कि हमने ये डिसाइड किया कि जो लोग वर्क फोर्सेज में जा रहे हैं, जो लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो काम करते हैं, अब मे बी उनकी जॉब उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जितनी एक क्रिकेटर की है, या उनको उतना, बट उनके लिए भी कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कि आज कहा जाए, जो फुटबॉल खेलने में फुटबॉलर की मदद करे, बट एक एग्जीक्यूटिव भी उतनी ही मेहनत करता है, बस वो टीवी पे नहीं आता, तो बट वो भी वो कंफर्ट डिजर्व करता है। सो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट किया इसको मार्केट में और जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उससे। और वो जो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप कह रहे हैं कि आपका स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है, उसके अलावा मैं देख रहा था वेबसाइट, तो आपका मतलब अलग अलग कैटेगरी, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए अलग या स्पोर्ट्समैन के लिए अलग ऐसा है या सिर्फ वही है आपका? नहीं, अभी हम केवल फॉर्मल शूज तक ही हम लिमिटेड है। हमारे पास कलेक्शंस, हमने बहुत सारी प्रोटोटाइपिंग करी है। जैसे आज के टाइम पे सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया है, जो नई ये एज आ रही है। तो हमने रिसाइकिल्ड पेट बॉटल्स बॉटल्स के साथ भी ट्राई किया। हमने रिसाइकिल्ड पेट बॉटल के साथ एक लाइट वेट ऐसा ही ऑक्सफोर्ड जूता बनाया। वो टर्म हमने उसका नाम दिया स्विफ्ट नेट, वो भी हमारा ट्रेडमार्क वर्ड है। जैसे हाइब्रिड ड्रेस शूज ऑल्सो वन ऑफ आर ट्रेडमार्क्स दैट वी ओन। और इनमें से 6 जूतों के हमारे पास अभी रजिस्टर्ड डिजाइन रजिस्ट्रेशन हैं, जो हम गवर्नमेंट से रजिस्टर करवा चुके हैं, और लगभग 10 और पेंडिंग स्टेट में है अभी। तो ये गवर्नमेंट ने भी रिकग्नाइज किया कि नहीं, ये कुछ यूनिक इन्होंने एलिमिनेट किया है। और जितने भी मेरे दोस्त थे, या जितने भी हमारे फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स थे, उन सब ने हमारे मेरे को यही फीडबैक दिया कि ये लेगवर्क हमारी लाइफ में बहुत इजीली फिट हो गया। पहले फॉर्मल शूज पहनने में इतना मजा नहीं आता था, बट नाउ वी नो कि वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबली वी कैन वेयर समथिंग, और हम उसको एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बहुत इजीली पहन सकते हैं। और ऐसा हमने स्पोर्ट शूज में हमने वेंचर नहीं किया है। वी हैव मेड, हमने एक कलेक्शन किया जैसे मैंने आपको बताया सस्टेनेबिलिटी वाला। वो बिकॉज नीड ऑफ द आवर थी। बहुत सारे कस्टमर्स हमारे को मैसेजेस करते थे कि कुछ वीगन में आप बताइए, कुछ सस्टेनेबल में आप बताइए। तो हमने उसमें इनोवेट किया, और हमने रिसाइकिल्ड पेट बॉटल से वो जूता बनाया, जो एक पर्टिकुलर यान होता है, आर पेट कहते हैं उसको। बट वो प्रोडक्ट हमारे लिए एक्चुअली सक्सेसफुल भी हुआ, बिकॉज वो लेटर ऑन पीवीआर से, पीवीआर आइनॉक्स सिनेमास जो है, सो हमारा उनसे टाइप हुआ उनके यूनिफॉर्म शूज के अंदर इम्प्लीमेंट करने का। तो उनको कोई सस्टेनेबल प्रोडक्ट चाहिए था, जो कि एक एग्जीक्यूटिव वेयर में और यूनिफॉर्म वेयर में लॉन्ग आवर्स पे लोग पहन सके, बट उनको एक सस्टेनेबिलिटी भी उनका एक फैक्टर था। फिर वो हमारा पीवीआर से टाइप वहाँ पे रिजॉल्व हुआ, और काफी बड़ा हमको उनसे ऑर्डर मिला, और वो कोलैबोरेशन हमारा जा रहा है। एंड बाय द आई थिंक अराउंड उनका जो जो टाइम उन्होंने हमको दिया है, 1 साल के अंदर वो अपने अक्रॉस पीवीआर और आइनॉक्स के थिएटर्स के अंदर हमारे शूज को इम्प्लीमेंट कर देंगे। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, हमने गुजरात पुलिस के साथ मैंने एक बार कोलैबोरेट किया था। सो जो टॉप टियर एग्जीक्यूटिव, बिकॉज पुलिस काफी जूते पहनती है फॉर्मल, टैन कलर के, ब्लैक, वो ऑक्सफोर्ड शूज उनके मतलब वो उनके अटायर शूज होते हैं। सो एक आईएएस थे जिन्होंने मेरी वेबसाइट से एक जूता परचेज किया, एंड देन उन्होंने बताया अपने कलीग्स को कि देखो ऐसा मैं जूता पहन के आया हूँ, ये ऑक्सफोर्ड शू है, और इस तरीके से मतलब कंफर्टेबल जूता है एकदम, और दिखने में अपने दोनों का जूता सेम ही लग रहा है, बट मेरा जूता फुल कंफर्टेबल है।
और तब हमने उनसे कोलैबोरेट किया, उन्होंने अपने सारे टॉप टियर एग्जीक्यूटिव्स को वाया देयर यूनिफॉर्म स्टोर उन्होंने हमारे से लगभग 200 पेयर्स परचेज किए। काफी अच्छा फीडबैक हमको उनसे भी मिला, तब वी रियलाइज की इसको हम बहुत सारी जगहों पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर मैंने कुछ स्कूल से भी बात करी, मैं स्कूल्स के पास गया कि ठीक है बच्चे पहनते हैं, बच्चे भी 8-8 घंटे जूता पहनते हैं, उनको भी डिस्कम्फर्ट है, वो भी वही सेम हील वाला फॉर्मल जूता पहन रहे हैं। फिर वहाँ पे एक पुणे के स्कूल से मैंने कोलैबोरेट किया, वहाँ से लगभग 1200 पेयर्स का हमारे को ऑर्डर मिला और वो भी काफ़ी सेटिस्फाइड थे उस चीज़ से। तो उसमें हमने ये इनोवेट किया कि वी रियलाइज कि बच्चे ऐसा होते हैं भाई, बच्चे तो कुछ भी करते हैं, वो तो पानी भी गिरा देंगे, वो तो वो सेम जूता पहन के फुटबॉल फील्ड में भी चले जाएंगे, जूता गीला भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमने उनके लिए एक वाटर रेजिस्टेंट जूता बनाया कि हमने वो लेदर को एक ऐसे केमिकल से ट्रीट किया जो वो पानी इतना इजीली एब्जॉर्ब ना कर पाए, क्योंकि बच्चा अगर बारिश पड़ रही होगी वो नहीं सोचेगा मेरे को जूता, वो तो कहीं भी चला जाएगा, वो तो बोलेगा मेरे को बस में बैठना है एंड ही विल जस्ट गो। सो इनोवेट ऐसे हम इस तरीके से हमेशा करते रहे। लेकिन आपका जो सफर रहा है, मैं देख रहा था कि आपने शायद कॉल सेंटर से शुरू किया था। तो आपका ऐसा ऐसा क्यों, मतलब लेग वर्क ही, मतलब शूज ही क्यों? ऐसा क्या हुआ आपको कि आपने यही प्रोडक्ट चुना? सो लेग वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब ऐसे मेरे को शूज का बहुत ज्यादा ही शौक था, लेकिन मेरे पास कभी कोई मार्केट एंट्री नहीं थी उसके अंदर, मेरे पास कोई उससे पहले अंटिल अनलेस जब तक मेरे को मिस्टर हीरो ने फोन नहीं किया तब तक मेरे पास कोई एंट्री नहीं थी इस इंडस्ट्री में। करना बहुत कुछ चाहता था कि हम भी शूज लॉन्च करें, स्नीकर्स लॉन्च करें। जैसे कि अगर आप जानते हो तो इंडिया में अभी ये कल्चर आ गया है, तो स्नीकर कल्चर शुरू हो गया है, लोग 25-25 हज़ार रुपए के, 30 हज़ार रुपए के जूते खरीद रहे हैं, पहन रहे हैं। तो वो कल्चर में मैं कुछ करना चाहता था, बट वो एंट्री बैरियर था, तो वो एंट्री मेरे को तब तक मिली नहीं थी। बट जैसे ही जो फर्स्ट मेरे को चांस मिला उस इंडस्ट्री में कुछ करने का, आई टुक दैट चांस एंड आई बेट बिग ऑन इट। और आज लेगवर्क के सक्सेसफुली, आई थिंक बाय द एंड ऑफ जुलाई वी हैव 23,000 सक्सेसफुल पेयर्स दैट वी हैव सोल्ड सो फार। सो और इतना, और सबसे आज तक फीडबैक काफी अच्छा ही आया है। और मतलब आपने अगर एक चीज हमने जो रियलाइज करी है, जो मैं भी खुद भी रियलाइज जानता हूँ, कि जो मेन होते हैं, जो मर्द होते हैं ना, दे आर वेरी लॉयल टू देयर ब्रांड्स एंड व्हाट दे बाय ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो ऐसे फॉर वुमेन तो विट कैट टुडे दे बाय दिस एंड टुमारो दे बाय समथिंग एल्स, बट मेन अगर उनको एक बार कोई चीज पसंद आ गई ना तो वो उस ब्रांड से कभी हटते ही नहीं है। जैसे मेरे डैड है, अगर वो बाटा पहनते हैं तो वो जिंदगी भर बाटा ही पहनना चाहते हैं, उनको एक्सप्लोर ही नहीं करना है कि मैं किसी नए ब्रांड पे जाऊं। तो जैसे हमने जब ये कंफर्ट इन्वेंट किया और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट ने लोगों की सॉल्व करी और उनकी लाइफ में इतना इजीली ये फिट हो गया, तो इट वाज लाइक अ, जैसे एक, जैसे इट इज बिकॉज सिंस लेगवर्क इज माय चाइल्ड, जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए खुश होता है तो मुझे बहुत खुशी हुई कि यार समथिंग अपन ने कुछ ऐसा क्रिएट किया है जो दूसरों की जिंदगी में बहुत वैल्यू लेके आ रहा है। और प्लस लेगवर्क इसलिए क्योंकि एक एक्चुअली में रियल लाइफ प्रॉब्लम मिल गई थी जिसको हम सॉल्व कर सकते थे। मतलब वैसे शूज बना के तो कोई भी बेच सकता था, बट जब उस पूरी थ्रू आउट जर्नी, वो पूरी विजिट्स, वो पूरी की पूरी रिसर्च के बीच में ये रियलाइज हुआ कि नहीं, एक एक्चुअली में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा है, और वो एड्रेस होना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक आदमी अपना 100% एट इज वर्क फोर्स ऑल्सो तभी दे सकता है जब वो कंफर्टेबल होगा। अगर आप मेजोरिटी आज लोगों से पूछेंगे ना कि आप क्या पहन के ऑफिस जाना चाहेंगे, बोलेंगे हमको तो पजामे में भेज दो, हमारे को सबसे ज्यादा हम कंफर्टेबल होंगे और हम सबसे अच्छा प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे। बट वर्कफोर्स से अलाउ नहीं करती है, उनको एक्चुअली ड्रेस करना ही पड़ता है। तो इसलिए वो प्रॉब्लम जब रियलाइज हुआ कि हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आई न्यू कि दिस इज द प्रोडक्ट दैट आई हैव टू क्रिएट एंड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो लेकिन आपने जब स्टार्टअप शुरू किया, आप ये रीच एफ्लुएंट फैमिली फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से थे? नहीं नहीं, सो मेरे फादर, लाइक आई टोल्ड यू, मेरे फादर चाइना में जॉब करते थे एंड वो बाहर इसलिए जॉब करते थे सो दैट ही कैन प्रोवाइड फॉर मी एंड माय ब्रदर फॉर आवर एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दिस। सो ये तो हमेशा से ही था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है, बिकॉज आई हैव टू, मेरे को उनको वापस बुलाना है, उन्होंने काफी 10-12 साल ही हैज ट्रैवल्ड अब्रॉड नाउ, और वो वहाँ पे, सो वो एक इंस्पिरेशन था। सो इट्स अ मिडिल क्लास फैमिली यू कैन से। और जब मैं 18 साल का था ना, सो उस समय पे मेरा जो कॉल सेंटर वाला जो पार्ट है, दैट्स व्हेन मैंने जस्ट राइट आउट ऑफ 12th स्टैंडर्ड और घर पे खाली बैठे हैं, पेपर में एक ऐड पढ़ा कि AT&T यूवर्स के लिए हायरिंग चल रही है, और मैं जाके इंटरव्यू में बैठ गया और मेरे को पहली सैलरी 23,000 रुपए की सैलरी पे मैं हायर हुआ एट जॉब ऑफ 18 एंड आई वाज द यंगेस्ट एम्प्लॉय देयर। और वहां से मेरे को ये लग गया कि ठीक है, पैसे तो जिंदगी में चाहिए, क्योंकि अगर एक बार अभी मेरे को ऐसे 18 की एज में 23,000 रुपीज का एक पॉकेट मनी मिलना शुरू हुआ, सो वो तो था कि कुछ ना कुछ तो करना ही है अपने बेस पे। और प्लस कि डैड को वापस बुलाना है तो मेहनत तो बहुत ज्यादा ही करनी पड़ेगी एक पॉइंट के लिए। सो जब मैंने वो बिजनेस भी, जो फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट किया एज ए कराची बेकरी का डिस्ट्रीब्यूटर,
फॉर जयपुर रीजन। तो मुझे पता था कि ये मुझे एक मौका मिला है, बट मैं इसको है ना एक्सप्लॉइट या अब्यूज नहीं कर सकता। मुझे ये मौका मिला है, मुझे इसकी फुल वैल्यू अभी करनी पड़ेगी। इस चक्कर में मैंने उस बिजनेस को बिल्कुल बर्डन ही नहीं डाला, मैंने उसको अपने घर से शुरू किया। मैंने उसको, ताकि उसके एक्सपेंसेस एकदम जीरो हो, उसकी मार्केटिंग मैंने खुद करी, उसकी धीरे डिलीवरीज धीरे मैंने खुद एक्सपांड किया। की। हाँ एग्जैक्टली, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं अभी बस इसी खुशी में कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया हूँ और मैं सारा खर्चा अभी कर लूँ, एक गाड़ी ले लूँ डिलीवरी के लिए, एक वेयर हाउस ले लूँ। मेरे को सस्टेन करवाना है इस चीज को, मेरे को चाहिए कि ये सच्ची में एक लेजिट चीज बने। तो लेकिन मैंने उसको। विजय जी, एक पूछना था आपको कि जी। एक ऐसा एक ऐसे लोग हैं जो काफी सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी स्टार्टअप पे, और जी। एक ऐसे लोग हैं कि उनके पास कैपिटल है लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। खास करके जो एक सामान्य परिवार से आते हैं या छोटे हम्म। शहर से, जैसे आप जयपुर से है या कौन से भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने के बाद बहुत सारा स्ट्रगलिंग पीरियड होता है, या फिर आपने सिटी में अगर आपने बिजनेस ओपन किया तो आपको एक स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। तो बहुत से बार हम देखते हैं अखबार में आता है कि एक ब्रांड बहुत बड़ा हो गया, बाकी चार ब्रांड अनसक्सेसफुल हो गए। मतलब जितने यहाँ स्टार्टअप हुए, सक्सेस भी हुए और फेल भी हुए। तो आपको क्या लगता है कि जो बहुत लिमिटेड फंड से आता है, तो उस शुरुआत करने के बाद उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि उसका बिजनेस बढ़िया चले? आई थिंक कंसिस्टेंटली, भले आप कुछ भी छोटा भी क्यों ना कर रहे हो, बस आप उसको कंसिस्टेंटली करते रहो और आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया तो दैट्स वेरी लूजर। बट अगर आप कंसिस्टेंटली वो चीज करते रहोगे, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज, जैसे मैंने 55,000 रुपए लेके मेरी नानी से वो बिजनेस स्टार्ट किया था, बट मैं उसको कंसिस्टेंटली करता रहा, जो 25 करोड़ रुपए की अलग कंपनी बन गई, जो मेरे डैड और मेरे भाई साथ में रन कर रहे हैं। सो वो आपको बस करते रहना है, दैट्स द एंड। अगर चैलेंजेस सबके पास आते हैं, आप कोई भी बिजनेस करेंगे, अगर आप पढ़ाई भी करेंगे, चैलेंजेस हर जगह आएंगे, बट वो करते ही रहना है। दैट्स द ओनली वे टू सक्सेस। अगर आपने बीच में गिव अप कर दिया तो मे बी आप जस्ट पहुंचने ही वाले थे और आपने गिव अप कर दिया। लेकिन वो आपने सही कहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर सक्सेस हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत सा ऐसा इंसिडेंट है जहाँ पे कोई आदमी बैंक से लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करता है। तो जी। ऐसे में अगर अनसक्सेसफुल हो गया लेकिन डेब्ट भी बढ़ सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि आपका लिक्विडिटी कैसा मेंटेन हो? नहीं, स्टार्ट स्मॉल, आप बहुत छोटी शुरुआत करिए। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करें, उस पे आप बिल्कुल भी बर्डन खर्चे मत डालिए, क्योंकि आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि ये किसी तरीके से चल जाए। एक बार ये चल गया, वो आपके सारे खर्चे उठा लेगा, बट आपको उसको उस स्टेप 1 2 3 तक खुद ही ले जाना पड़ेगा, और स्टेप 1 2 3 सबसे डिफिकल्ट होते हैं एक्चुअली के अंदर। उसके बाद की जर्नी तो ईजी है, बिकॉज बिजनेस में एक रोटेशन अपने आप डेवलप हो जाता है, पैसे की आवाजाही आ जाती है, तो आप धीरे धीरे एक्सपैंड कर भी सकते हो। बट आपको स्टार्ट स्मॉल, और जब आपको लगे कि ठीक है अब ये चीज मुझे मिल चुकी है, उस समय पे आपको उसको रिसोर्सेज में रोकना नहीं है। तब आपको एक्चुअली में, आप 1 साल तक मे भी ट्राई करिए। जैसे जब मैं कर रहा था कराची बेकरी के लिए बिजनेस, तो मैं खुद दुकानों पे जाता था, रिटेलर से बात करता था, जबकि मैं चाहता था किसी को 15,000 की नौकरी पे हायर करके बोलता कि नहीं मैं तो सेठ बनूंगा, मैं बैठ जाऊंगा अपने आप जाके पीछे, मैंने पैसा लगाया है। बट नहीं, वो चीज मुझे खुद सीखनी थी और मुझे खुद करनी थी, तो उसमें मैंने बर्डन बिल्कुल नहीं डाला। और आई थिंक लोगों को भी सक्सेसफुल होने के लिए अगर उनको कुछ छोटा शुरू करना है, तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा। और आज की एज में जब इंटरनेट की इतनी बढ़िया अवेलेबिलिटी है, तो आदमी, मे बी उसके पास एजुकेशन का बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, बट वो एक्सपीरियंस से बहुत सारी जगहों पे पहुंच सकता है। क्योंकि एजुकेशन में भी आपको एक दरवाजे तक ले जाएगी, बट उस दरवाजे के आगे आपको केवल एक्सपीरियंस ही ले जा सकता है। तो और आजकल तो आपका, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, लेगो का आपका नेटवर्क ऑफिस कितने सिटीज में है? मतलब आपका ई कॉमर्स कौन से सिटी में आपको प्रोवाइड करते सर्विस? हम लोग पैन इंडिया डिलीवरी अभी करते हैं, हमारे पास लॉजिस्टिक्स टाइप है अमेजोन से, ब्लू डार्ट से, हम इंडिया में कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं इसको अभी। और हमारे वेयर हाउसेज हैं, जयपुर में हमारा वेयर हाउस है, आगरा में हमारा वेयर हाउस है, महाराष्ट्र में भिवंडी में हमारा वेयर हाउस है। अच्छा, तो ये सब करते करते आपको क्या लगता है कि ई कॉमर्स में जब आपका ब्रांड अभी एस्टेब्लिश हो रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि उनको एक ब्रांड, जैसे आप बोले कि एक जो जेंट्स का रहता है कि मुझे एक ही ब्रांड पसंद है, मैं उसी का लूंगा। तो वो हिसाब से, जैसे कि वुडलैंड या अदर एस्टेब्लिश ब्रांड है, तो
आप क्या सोचते हैं कि ई कॉमर्स ब्रांड में अपने इंडिया के ब्रांड को काफी पसंदी मिले, इनफैक्ट मिल भी रही है, लेकिन इन रेवेन्यू टर्म्स से आपको क्या लगता है कि इंडियन ब्रांड ने क्या करना चाहिए उनको कंपटीशन देने के लिए? आई थिंक ऐसा देखिए, हर ब्रांड की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। अगर आज वुडलैंड है, हश पपीज है, क्लार्क्स हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स भी इंडिया में जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, इसलिए वो बहुत इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आप मुझे आज बोले कि लेगवर्क एड स्पेस में अगर वुडलैंड से compete करे, तो लेगवर्क नहीं कर पाएगा। बट लेगवर्क अगर अपना कंफर्ट और अपनी लैंग्वेज से एक आदमी को समझाएगा ना कि अगर आप जो वुडलैंड खरीद रहे हो और आप लेगवर्क खरीदोगे तो आपको ये डिफरेंस नजर आएगा, तो वहां पे मैं उनका कस्टमर बहुत इजीली स्टील कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ कॉपिंग किसी के पीछे चलना, वो बहुत बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हम एक्चुअली में उस रेस में अभी नहीं दौड़ सकते। हम धीरे धीरे हमारा एक बहुत लॉयल कस्टमर बेस बनाएंगे, और मेरे ख्याल से बड़े ब्रांड्स को ये रियलाइज भी नहीं होगा कि कब एक छोटे छोटे ऐसे हमारे ऐसे ब्रांड्स एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ बिजनेस उनका ले चुके हैं, और जब तक उनको रियलाइज होगा एक्चुअली हम तब तक बहुत बड़े बन चुके होंगे। तो ये काफी बड़े लेगेसी प्लेयर्स वाले ब्रांड्स हो गए। और अभी लेकिन व्हाट आई हैव सीन, जैसे जैसे कंपनियां ये बड़ी होती जा रही हैं, सो इनमें इनोवेशन उतना ही कम होता जा रहा है। ये नया हिट एंड ट्राई वाला सिस्टम, जैसे एक फाउंडर कोई होता है, जैसे मैं फाउंडर हूँ, मैंने एक नया स्टार्टअप किया है, तो मैं हर जगह हाथ मारता हूँ कि मैं कैसे कुछ नया लेके आऊँ, कैसे कुछ नया बनाऊं। बट एक एमएनसी जब बन जाती है ना, तो आप लिमिट हो जाते हो, आपकी डिसीजन मेकिंग लिमिट हो जाती है। अगर आपको आज एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो वो पूरी एक ग्राउंड टेबल से टॉप टेबल तक बात ले जाने के लिए बहुत लंबी जर्नी है उसके पीछे। सो आई थिंक वो एक बैरियर बनता है बड़ी कंपनीज को, जिसको स्टार्टअप्स एक्चुअली यूटिलाइज कर सकते हैं, कि वो क्विक डिसीजंस ले सकते हैं, जो मार्केट में नया ट्रेंड आ रहा है उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, और बहुत सक्सेसफुली उस गैप को एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन और आपने सोचा था कभी कि मतलब वर्किंग डेज में कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगा, एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट रखूंगा, ऐसा कभी सोचा था आपने? ये मेरा विजन था कि मैं बिजनेस करूंगा, बट इट वाज मोर अबाउट कि इतना बड़ा बन जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था कभी भी। बट मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ तो अपना ही करना है। बिकॉज जब मैंने वो फर्स्ट टाइम कॉल सेंटर वाली बात भी जब मैंने ज्वाइन करी, जब मैंने किया था, तो मुझे ये समझ में आ गया था कि आई एम नॉट मेंट फॉर मैं किसी और के साथ काम करने के अंडर में, और ऐसा मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, और मुझे अपनी जर्नी खुद ही बनानी पड़ेगी इसके अंदर। लेकिन बट आपने जब जो मतलब ये जो आपने स्पेस जो हासिल किया, मुझे इसलिए पूछना है कि बहुत से हमारे देखने वाले भी टीयर 1 टीयर 2 सिटी से होंगे। हम्म, तो एक वो ट्रांजिशन पीरियड होता है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल में उतरने में एक डेयरिंग लगता है। तो वो डेयरिंग जो आदमी के पास चाहिए, तो ऐसा क्या मोटिवेशन आप देना चाहेंगे कि वो शुरुआत करे ग्राउंड लेवल से? आई थिंक सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ड्राइवर होगा। जैसे कुछ लोगों के लिए अब मतलब कुछ लोगों को पैसे की भूख होती है कि उन्होंने जिंदगी में उनको एक्सेस नहीं मिला उस चीज से, और कुछ लोगों का ड्राइवर वही बन जाता है कि नहीं, मुझे अब कैसे भी करके कुछ ना कुछ करना ही करना है। जैसे मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था कि मुझे मेरे डैड को इंडिया वापस बुलाना था, तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि मैं फेल नहीं हो सकता, बिकॉज मुझे उनको वापस बुलाना है। उन्होंने मेरे को जो वो दे सकते थे आज तक प्रोवाइड किया, नाउ इट्स टाइम, माई टाइम टू पे हिम बैक। सो आई थिंक सबकी लाइफ में एक ऐसा ड्राइवर होना चाहिए, और वो मे बी जिसकी किसी की लाइफ में अगर नहीं भी है, तो वो कुछ करना शुरू करे। एंड आई मेरे को ये बात की गारंटी है कि अगर उन्होंने कुछ किया और उसमें थोड़ा सा भी सक्सेस उनको मिलता है ना, वो ही उनके लिए ड्राइवर बन जाएगा कि ठीक है, मुझे ये चीजें मजा आया, मैंने ये चीज करी। मे बी वो फर्स्ट आपकी छोटी एक अर्निंग क्यों ना हो, जो 20-25 हज़ार रुपए एक ऑर्डर से क्यों ना आपके पास आ रही हो। तो सो वो ये सब करते करते आपके अभी एम्प्लॉयज कितने हैं, और आप मतलब आपका टर्नओवर क्या बता सकते हैं प्लीज? सो लेग वर्क अभी इस फाइनेंशियल ईयर में हमने लगभग 3.7 करोड़ के रेवेन्यू पे क्लोज करी है। और जो नेक्स्ट अभी आने वाला है जो फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा प्लान एटलीस्ट इसको 2x करने का है। इस नंबर को हम 7 करोड़ के रेवेन्यू पे क्लोज करना चाहते हैं। और कंसिस्टेंटली नंबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, सेल्स बढ़ती ही जा रही हैं। और अभी जो दूसरी हमारी कंपनी है, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो ई कॉमर्स से मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी, वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी एक्सलेटर ईटेल प्राइवेट लिमिटेड। वो कंपनी एक्चुअली बहुत बड़ी एक मेजर हेल्प है हमारे लिए, क्योंकि वो कंपनी पूरा ई कॉमर्स का काम करती है दूसरी कंपनीज के लिए। तो वो हमारे को बहुत बेनिफिट करती है लेगवर्क को एज अ स्टैंड अलोन ब्रांड, कि जस्ट मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट उठ के फ्रॉम पैकेजिंग टू मार्केटिंग टू
फाइंडिंग समथिंग कि मार्केट प्लेस में कैटेगरी में किसी से बात करनी है, सो वो चीज़ में वो भी कंपनी बहुत हेल्प करती है। और मैं उस कंपनी का भी एक एक्टिवली पार्ट हूँ। और वो कंपनी इस साल हमने 25 करोड़ के रेवेन्यू पे क्लोज करी। और आई थिंक फ्यूचर तो काफी ब्राइट नजर आ ही रहा है, बिकॉज ई कॉमर्स इज द स्पेस टू फाइंड। और प्लस हाइब्रिड ड्रेस शूज आर द फ्यूचर। और आप आपके तो अभी एम्प्लॉय कितने हैं? सो अभी ऑल इन ऑल लेगवर्क के अंदर लगभग 7 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 4 एम्प्लॉयज आर जो आउट स्टेशन वर्क करते हैं, रिमोटली हमारे साथ काम करते हैं। और इसमें मैं हमारी जो लेबर और स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो हम टेम्परेरी बेसिस पे हायर करते हैं। जैसे जब हम फैक्ट्रीज में हमारा कोई भी माल बनता है या कोई भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो उसमें क्यूसी वाले जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, मैं उनको इसमें काउंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो जैसे प्रोडक्शन के बाद ही उनका काम इन्वॉल्व होता है। और जो हमारे पिकिंग एंड पैकिंग के लिए लेबर रिक्वायर्ड होती है, जो ऑर्डर्स पैक करते हैं, जो डिलीवरी शेड्यूल करते हैं, वो सारी रिसोर्सेज मैं मेरी दूसरी कंपनी एक्सेलरेटर्स है उसकी यूज करता हूँ, जिसका वर्कफोर्स लगभग 70-80 लोगों का है अभी। तो इसलिए लेगवर्क के ओन पेरोल पे लगभग 7 लोग अभी हैं। अच्छा, तो ये सब आपके मतलब इंडस्ट्री में आपने मतलब कभी सोचा था कि मैं कॉल सेंटर में काम करने वाला लड़का आज एंटरप्रेन्योर बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा और रेवेन्यू भी बढ़ाऊंगा, वेल्थ क्रिएटिंग करूंगा। लेकिन ये सब चीजों में मुझे ये पूछना था कि अ, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में आ गए हैं ऑलरेडी और एस्टेब्लिश है। तो आपके तरफ से खास करके जो गांव से आते हैं या कोई ऐसा या सिटीज से भी, तो उनका बहुत एम रहता है कि क्वालिटी प्रोडक्शन करो, क्वालिटी सर्विसेज दे दो। फंड भी कहीं से अगर मिल भी गए तो हम्म। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल में रहना चाहिए, क्योंकि उनको डेप भी पे करना है। तो वो कॉस्ट कटिंग जो है या कॉस्ट, क्योंकि मेंटेन भी क्वालिटी भी मेंटेन करनी है। तो ये सब चीजों में आपका कुछ ऐसा कंसल्टेशन एक प्रोसेस है क्या कि आप अगर आगे जाके कुछ जो स्टार्टअप्स है वो एक साथ आके कुछ कंसल्टेशन प्रोसेस करे या वो किसी को गाइडेंस दे, ऐसा कुछ आपने कभी सोचा कभी? नहीं, ऐसा अभी मतलब ऐसा सोचा नहीं है, बट जरूर गाइडेंस हम लोगों को ऑलरेडी काफी देते हैं। लॉट बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो लिंक्डइन पे रीच आउट करते हैं, फुटवेयर इंडस्ट्री से ही होते हैं। और मैं सबको यही सजेशन देता हूँ कि कोई भी चीज किसी और को आउटसोर्स करने से पहले ना, आप एक बार खुद जरूर खुद से करके देखो। मे बी वो आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, बट एक बार आपको खुद पता लग जाएगा ना कि ये रास्ता कैसे चला जाता है, तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, कोई आपको पागल नहीं बना पाएगा कि ये काम ऐसे होता है। और वहां पे आप असली कॉस्ट कटिंग कर सकते हो, कि अगर आपको खुद को पता होगा कि ये जर्नी इस तरीके से चली जाती है। जैसे अगर आप जूता बनाना भी चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा जिसको भी अगर आज के टाइम में फुटवेयर में कुछ नया स्टार्ट करना है, तो आप जाके एक हफ्ता फैक्ट्रीज में बैठिए, पूरा प्रोसेस समझिए कि वो शुरू कहाँ से होता है और वो खत्म कहाँ पे होता है। अब उस इन बिटवीन जितना ज्यादा आप समझ जाएंगे ना, वहीं पे आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। क्योंकि जो जो प्रोसेस आप नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए आप दूसरा बंदा हायर करेंगे। तो जितना प्रोसेस आप खुद समझ जाएंगे, वहां पे आपकी प्राइमरी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। और लोगों को बिल्कुल भी मतलब लोगों को हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, ये सोच के कि नहीं अभी तो मैं छोटा शुरू कर रहा हूँ, शायद मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये तो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरर है, मैं इसको कैसे ईमेल कर दूं, कैसे फोन कर दूं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप वैसे डेफिनेटली फेल हो जाओगे, बट अगर आपने ट्राई किया ना, तो बहुत ही मेजर चांस है कि वो आदमी शायद आपकी हेल्प कर दे, क्योंकि आपको नहीं पता कि आज वो किस मूड में बैठा है। और आपने उसको एक फोन किया कि मेरा ऐसा विजन है, कोई बहुत बड़ा फैक्ट्री वाला यहाँ पे अपन ले लेते हैं कि वो लेदर इंडस्ट्री में काफी काम कर रहे हैं, और आपने केवल उसको एक कोल्ड कॉल किया और अपना इंट्रो बताया कि मेरा ये विजन है, मैं ये सोच रहा हूँ। मे बी वो आदमी आपको उस दिन हाँ कर दे, या फिर लेट से आपने 10 लोगों को रीच आउट किया, 8 ने मना किया, बट 2 लोग हाँ कर दे, बट वो 10 फोन कॉल आपको खुद ही करने पड़ेंगे। सो नेवर गिव अप विदाउट ट्राइंग, वो आप ट्राई करते ही रहो। और आपको कुछ भी सक्सेसफुली अचीव करना है, क्योंकि कुछ भी जब आप नया स्टार्ट कर रहे होते तो सब कुछ डे 1 पे तो आपको नहीं मिल जाएगा। वो एक पीरियड होगा, धीरे धीरे आप सीखोगे, धीरे धीरे रिसोर्सेज एडअप होंगी, फिर एक टीम बनेगी, फिर आप उसको कर पाओगे। और उससे बिल्कुल सही पहले। बात है। और इसमें मतलब एक मजे की बात है ऐसे है कि मैं एक दिन दादाजी के साथ बैठा था, उनका और इकोनॉमिक्स से कुछ रिलेशन नहीं है। तो हम्म। ये जो अपने दादा परदादा ओल्ड जनरेशन के होते हैं ना, उनका एक दिन मुझे बात करते करते क्या उन्होंने बोला, भारत में महंगाई किस किस वजह से होती है पता है मोहित? मैंने बोला क्यों? मतलब समझा नहीं मुझे। हम्म। तो एक ही कारण बोला, अ, विज्ञापन, जो कॉस्ट बढ़ता है। जी। मैंने सोचा कि इनको अगर भी समझ में आता है, तो ऐसा स्टार्टअप में
आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो जो कॉस्ट कटिंग है वो एडवर्टाइजिंग इज नेसेसरी, बट एक लेवल से ज्यादा जो कभी-कभी ब्रांड का प्रमोशन होता है, तो उससे भी उनको कॉस्ट रिकवर करना पड़ता है। तो आपने ऐसे सोचा कि आप जब एक सॉल्यूशन लोगों के लिए देता हो, इसलिए तो आप जब शुरू करते हैं, तो उसके लिए कॉस्ट कटिंग का कुछ मंत्रा चाहिए। तो आपने कभी सोचा ऐसा कि मैं विज्ञापन करूँ या ना करूँ या कैसे? नहीं देखिए, लेगवर्क के अंदर सबसे बड़ा खर्चा पहले इन्वेंट्री है, और सेकंड जो हमारा खर्चा है वो एड्स ही है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आज के टाइम पे हर D2C ब्रांड को करनी पड़ती है। आप ऐसा मानिए कि अगर मैं $1 खर्च कर रहा हूँ, या मानिए ₹100 मैं खर्च कर रहा हूँ ना, तो उस ₹100 में से ₹60 फेसबुक और गूगल के पास जाते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि वो इतना क्रूशल बन चुका है ऐड चलाना आज के टाइम पे। और आप जो इसमें कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट कटिंग आप जो आप कर सकते हैं, वो आप यही कर सकते हैं कि आप एक जेन्युइन फर्स्ट 1000 जो कस्टमर्स ढूंढने की जर्नी है ना, वो आप खुद ही करें। उस टाइम पे आप किसी एजेंसी के पास नहीं जाएं, आप बहुत ज्यादा खर्चा उस चीज पे नहीं करें। वो आप खुद स्मॉल स्मॉल टेस्ट करके, मे बी जैसे आजकल तो एड सब फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही देखते हैं, यूट्यूब पे कोई आदमी ऐड देखता है। सो वो खुद आप, मैं तो लोगों को ये रेकमेंड करूंगा, मैंने भी क्योंकि ऐसे ही किया था, मैंने भी कोई फर्स्ट टाइम जाके किसी एजेंसी को पैसे नहीं दिए थे कि आप मेरे लिए ऐड चलाइए। मैंने खुद यूट्यूब पे जाके देखा कि फेसबुक एड्स मैनेजर कैसे काम करता है, गूगल एड्स मैनेजर कैसे काम करता है, एक कैंपेन कैसे बनाया जाता है, कैसे उसको टेस्ट किया जाता है। वो सब यूट्यूब से ज्ञान लेके मैंने खुद अपने कैंपेन्स बनाना शुरू करे, और मेरे को मेरे पहले फर्स्ट 1000 2000 कस्टमर्स मैंने वहां से अचीव करे। और जब आपको पहले आपके फर्स्ट 1000 2000 कस्टमर मिल जाते हैं ना, तब आप समझ जाते हो कि मेरा टारगेट कस्टमर ये है, ये इस तरीके के लोग मेरे से खरीदते हैं, वो इन शहरों में रहते हैं, उनकी उम्र ये है, वो इस तरीके की लाइफस्टाइल जीते हैं। फिर आप इन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स पे बहुत इजीली टारगेटिंग सेट कर सकते हो कि आप किसको अपनी एड दिखाना चाहते हो, कौन कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स हैं आपके। बिल्कुल, ये इसके वजह से थोड़ा मुझे लगता है कि कॉस्ट कटिंग कंट्रोलिंग में हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का बहुत बढ़िया माध्यम अभी मिल चुका है। लेकिन बात ये है कि कभी-कभी ये हकीकत है कि आज ब्रांड जब चालू हो रहे हैं वो लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक अच्छा सॉल्यूशन आप दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं पूरे देश में जाने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग की तो ज़रूरत लगती है। तो ये सब मामले में मुझे लगता है कि आप आने वाले समय में आपका कुछ मार्केटिंग ऐसा स्पेसिफिक प्लान है, या आपका कंपनी की एक्सपेंशन कुछ सोचा है आपने? नहीं, हम तो जैसे कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर तो हम कर रहे हैं, हमारे बजट्स हम बढ़ाते जा रहे हैं जो एडवर्टाइजिंग के बजट्स हैं। प्लस हम थोड़ा सा इसको अब B2B के अंदर भी लेके आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्कूल्स के साथ टाई अप कर रहे हैं, हम ऑफिसेज के साथ टाई अप कर रहे हैं, हम सिनेमास के साथ टाई अप कर रहे हैं कि आप हमारे से शूज लीजिए, ताकि एक B2B हमारा, क्योंकि उसमें क्या है, विज्ञापन इतना नहीं लगता। B2B डीलिंग क्लोज करने के लिए आपको इतनी ऐड नहीं चाहिए, उसमें आपको एक्चुअली किसी से बात करने की जरूरत है, किसी को समझाने की जरूरत है कि आदमी को, और एक भी आदमी समझ गया तो वो ऑर्डर काफी बड़ा होके आपके साथ कन्वर्ट हो सकता है। सो बट गोइंग फॉरवर्ड ई कॉमर्स ही फ्यूचर है, सबको पता है, तो हमारा भी फ्यूचर, हम D2C ब्रांड ही, हम उस पर ही स्टिक करने वाले हैं ऑन द लॉन्गर रन। इसको ये एक्सपैंड करने ई-कॉमर्स के लिए, मतलब आपका ई-कॉमर्स और खास करके जो शूज का बिजनेस है, ये प्लेटफॉर्म आप इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इकोनॉमी में इसका क्या रोल रहेगा आने वाले समय में? आई थिंक बहुत मेजर रोल रहेगा सर ये। आई थिंक इन द फुटवेयर स्पेस स्टैंड अलोन, as a number, I don't think I can quote right now, but I think at least 20% share of the entire footwear market e-commerce ले ही लेगा बहुत easily। but इंडिया बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है, यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं। सो आप किसी का भी फुल मार्केट कोई नहीं छीन सकता। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लुक एंड फील चाहिए कि मैं खरीदने से पहले देखूंगा, हाथ लगाऊंगा, पहनूंगा और मैं फिर ही खरीदूंगा। तो वो ऐसे इंडस्ट्री, नो इंडस्ट्री विल डाई आउट, सारी की सारी इंडस्ट्री साथ में ही चलेंगी। और प्लस इंडिया काफी प्राइस सेंसिटिव मार्केट भी है, जो मेजोरिटी जूते इंडिया में बिकते हैं वो ₹500 से कम की रेंज में बिकते हैं। सो वो ऐसा मार्केट है जो आई थिंक ई कॉमर्स पे इतना टैपेबल नहीं है, वो रूरल मार्केट है, वहाँ का बायर भी आजकल आफ्टर जियो के बाद तो आजकल हर कोई वैसे ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर चुका है। लेकिन ई कॉमर्स काफी एक अहम पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बेस्ट चीज मैंने रियलाइज करी है ना, आपके पास डेटा होता है, जिस डेटा को आप स्टडी करके ना बहुत ही सही डिसीजंस ले सकते हैं। क्योंकि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। आप अगर आप एक तुक्का लगाएंगे अपने आप सोच के ना कि मैं
उदयपुर में ऐड चलाता हूँ, वहां मेरी सेल आएगी। बट अगर डेटा बोलेगा ना कि उदयपुर में ऐड चलाओ, उदयपुर में कस्टमर आए थे पिछली बार, तो वो डिसीजन कभी भी गलत नहीं होगा। तो वो जो डिसीजन मेकिंग पावर आपको डेटा देता है ना, वो केवल ई कॉमर्स से आ सकती है। वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिल सकती। तो आने वाले समय में हम देखेंगे क्या कि लेग वर्क के शूज कोई पिक्चर में हीरो पहन के कुछ दौड़ने वाला है या ऐसा कुछ? प्लानिंग तो है ऐसा जरूर हम भी करना चाहेंगे, लेकिन इट्स जस्ट दैट, जैसे मैंने कहा, ब्रांड को बर्डन नहीं करेंगे, केवल केवल एक मार्केटिंग के लिए उसको हम ऐसे नहीं कर देंगे। उसका हम जरूर ये नाप तोल करेंगे कि वो हमारे लिए कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। ऐसा नहीं कि केवल दिखाने के लिए हमने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए और हमने वो पूरी आफ्टर मैथ ही नहीं करी कि इस 50 लाख को खर्चने से हमारे पास रेवेन्यू कितना आने वाला है, नाम भी क्योंकि आपने सही रखा है लेग वर्क, क्योंकि आपने इतना वर्क किया इसीलिए ये ब्रांड एस्टेब्लिश हुआ। तो जी। मुझे लगता है ये बहुत सा इंस्पिरेशनल सेशन रहा आपसे। लेकिन जाते जाते समय की पाबंदी है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो नहीं, आपको मुझे तो इतना बात करना चाहता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हो रहा है। लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे ब्रीफ में कि आने वाले समय में आपका कुछ सजेशन या उनको कुछ एडवाइस? देखिए मैं तो ये सबको बोलना चाहूंगा, जिसके अंदर भी एंटरप्रेन्योर स्पिरिट है उसको कुछ ना कुछ ट्राई जरूर करना चाहिए। मे बी कितने सारे लोग आजकल कैसी कैसी चीजें बना रहे हैं, और कुछ सक्सेसफुल जाती हैं, कुछ नहीं जाती हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर एक भी एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल होता है ना, तो वो कम से कम 100 नई जॉब्स क्रिएट करेगा। सो अगर कुछ भी नए लोग आते हैं, कुछ भी इंस्पिरेशन लेके कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। और न्यू एज स्टार्टअप्स को ट्राई करना चाहिए, और लोगों को एक्चुअली में मे बी एज अ साइड में ही आप कुछ स्टार्ट करिए अपनी जॉब के साथ साथ। मे बी जो आपने साइड में स्टार्ट किया था वो आपका लिए बहुत बड़ी चीज बन जाए बाद में जाके। सो लोगों को ट्राई करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ नया कंसिस्टेंटली। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे विजय नैनानी जी, जिनका लेग वर्क नाम का स्टार्टअप है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आने वाले समय में आपके लिए बहुत सारी बधाई हो। आने वाले समय में हम फिर से बात करना चाहेंगे। थैंक जरूर। यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू मोहित। तो ये था मुंबई तरुण भारत यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहित सोमण। आपको कैसा लगा ये कमेंट करिए, फीडबैक दीजिए, और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज लिंक शेयर कीजिए। धन्यवाद।